आज की कहानी है भूतिया मकान और खूनी आत्मा। एक छोटे से शहर में एक मकान था जिसे लोग भूतिया मकान बोलते थे। घर को बेचने के लिए काफी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी वह घर नहीं बिक रहा था। एक दिन राजू नाम का एक आदमी उस मकान के मालिक के पास आया और बोला उसे मकान किराए पे लेना है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मकान को खरीद सके। लेकिन उसे किराए पर लेना चाहता था। घर के मालिक से बात की गई और पूछा गया कि क्या आप अपने मकान को किराए पर देना चाहते हैं? तो मुझे दे सकते हैं, मुझे किराए पर रहना है। वह आदमी कहने लगा, यह मकान काफी समय से खाली पड़ा हुआ है, अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मुझे सिर्फ किराए पर ही चाहिए। तो मकान मालिक ने बोला, अगर आपको किराए पर चाहिए तो आपको इसकी साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको घर की चाबी दे देता हूँ, आप सफाई करवा देना। आदमी कहने लगा, ठीक है, आज शाम आप मुझे इस घर की चाबी दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और उसे चाबी दे देता है। वह घर भी खुलवा देता है, जिससे कि वह घर को देख पाए कि यहाँ क्या क्या चीजें रखी हुई। वह आदमी देखता है और कहता है कि मुझे तो बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी, लगता है काफी समय से घर बंद है। मकान मालिक ने कहा, हाँ, यह घर काफी समय से बंद है, हम लोग बाहर रहते हैं इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाते। तो आपसे बात हो गई, किसी कारणवश यहाँ आए थे इसलिए आपको किराए पे दे दिया है। उसके बाद मकान मालिक चला जाता है और वह आदमी साफ सफाई करवाता है, जिससे कि वह उस घर में किराए पर रह सके। 2 दिन के काम के बाद अब वह घर रहने लायक बन चुका था। जब उसने देखा कि साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, तो उसने अपने परिवार को भी वहां पर बुला लिया। साफ होने के बाद घर बहुत अच्छा लग रहा था। घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था जिसमें झूले लगे हुए थे। वह वहीं पर जॉब करता था, इसी वजह से उसे मकान किराए पे लेना पड़ा। उसके परिवार में 2 छोटे लड़के और उसकी पत्नी और वह खुद, कुल 4 मेंबर थे और उन्हें ही रहना था, तो उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अपने खाने पीने का सामान भी वह सब कुछ लेकर आए थे। रात को काम बहुत करना पड़ा था क्योंकि सामान बहुत देरी से पहुंचा था, जिसके कारण सारा का सारा सामान वहां पर फैला हुआ था। सामान फैला हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए रात तक काम करते रहे और सामान को अच्छी तरह से लगाने लगे। उन्हें रहते हुए अभी 5 दिन ही बीते थे, इससे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई और भी रहता है। पत्नी की बात सुनकर पति कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों के अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन पत्नी इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा लगता था, जब वह किचन में जाती थी तो भी कोई उसके साथ चल रहा है। उसे ऐसा महसूस होता था कोई कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी परछाई उसने देखी थी। लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। फोन को उठाने के लिए कमरे में जैसे ही गई तो कुर्सी जहां पर रखी हुई थी उस जगह पर नहीं थी। वह कुर्सी थोड़ी देर के लिए हिली और ऐसा लगा जैसे कोई उस पे बैठा हुआ था। उसके बाद फोन बजा, उसने फोन उठाया तो फोन में से आवाज आई, निकल जाओ मेरे घर से। वो आवाज बहुत डरावनी थी। निशा डर गई थी। जब शाम को पति आया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई आदमी भी रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। आज तो उसने फोन करके भी बोला कि निकल जाओ मेरे घर से। राजू को अपनी पत्नी की बात पर हंसी आ गई और बोला, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन निशा को आभास हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है। एक दिन राजू को ऑफिस में फोन आया, उसने फोन पिक किया। वीडियो कॉल था तो देखा निशा और उसके बच्चों को कोई बड़े चाकू से काट रहा है। एक बहुत भयानक शक्ल दिखाई दी, जिसके हाथ में खून लगा हुआ चाकू था। वो शक्ल इतनी भयानक थी, राजू उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसके बड़े बड़े दांत थे जिससे खून टपक रहा था। उसके गाल में बड़े बड़े कीड़े घुसे हुए थे, उसका मांस टपक रहा था।
तभी वो शकल बहुत डरावनी आवाज में बोली, ये सब सच हो जाएगा अगर तुम मेरे घर से नहीं गए। और फिर वो बड़ी डरावनी आवाज में हंसने लगा। राजू बुरी तरह डर गया और पसीने में तरबतर हो गया। उसे पत्नी की बात याद आई। उसने तुरंत घर फोन किया। निशा ने फोन उठाया तो राजू ने पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? निशा बोली, हाँ हम ठीक हैं। फिर राजू ने सारी बात बताई और बोला, आसपास किसी से पूछो, कोई पंडित है तो उन्हें बुला लो। अगले दिन ही पत्नी ने पंडित को बुलाया और कहा, आप हमारे घर को देखकर बताइए क्या ये रहने योग्य है या नहीं। पंडित जी आए तो उन्होंने घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है अभी तो यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें एहसास होता है तो हो सकता है वो चीज यहाँ कभी कभी आती। फिर पंडित जी ने एक लोटे में लिया जल और उसे पूरे घर में डाला। उसके बाद जो हुआ वो देखकर हम सब डर गए। वो पानी एकदम खून जैसा लाल हो चुका था। पंडित जी बोले, आपको यहाँ पूजा करवाने देनी चाहिए, इससे जो भी चीज होगी वो यहाँ से चली जाएगी। फिर पंडित जी ने एक लोटे में फिर से जल लिया, मंत्र पढ़े और उसे घर में डाला। इस बार उस जल में बहुत डरावनी शक्ल दिखाई दी। वो इतनी ज्यादा डरावनी थी जिसे देखकर पंडित जी भी डर गए। उस आत्मा का आधा चेहरा जला हुआ था। राजू ने चिल्लाकर बोला, यही है जिसने कल मुझे फोन किया था। वो शक्ल बोली, हाँ मैंने ही किया था। अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर पंडित से बोला, तुम्हारे बस की बात नहीं है, भाग जाओ तुम भी। पंडित जी ने हार नहीं मानी और फिर से मंत्र पढ़ने लगे, पर मंत्र पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर राजू, उसकी पत्नी और खुद पंडित जी भी डर के मारे कांप गए। वो डरावनी सी शक्ल अब पानी में से बाहर आ रही थी। उसके सिर पे एक कुल्हाड़ी लगी हुई थी। उसकी एक आंख निकलकर बाहर लटक रही थी। चेहरे पे उसके कीड़े घुसे हुए थे। उसका पूरा शरीर टपक रहा था। उसके शरीर से मांस सड़ने की बदबू आ रही थी। इतना खतरनाक मंजर था कि किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पंडित जी बोले, सब इस घर से निकल जाओ अभी के अभी। राजू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर आ गया। पंडित जी उस खूनी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसने पंडित जी को अधमरा कर दिया और उठाकर बाहर फेंक दिया। पंडित जी ने बेहोश होने से पहले अपने महागुरु के बारे में बता दिया था। राजू ने पंडित जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया और महागुरु को लेने के लिए निकल गए। राजू की पत्नी और बच्चे पंडित जी के घर पे ही रुके। महागुरु जंगल में एक कुटिया बना के रहते थे। जब राजू वहां पर पहुंचा तो महागुरु समाधि में बैठे हुए थे। राजू ने भी आंख बंद करके महागुरु के चरणों में ध्यान लगाया। तभी उसे महागुरु की आवाज सुनाई दी। वो बोले, राजू तुम जाओ, 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उस दुष्ट आत्मा को खत्म करूंगा। महागुरु ने राजू को ध्यान में ही सब बता दिया था। जो जरूरी सामान था वो भी बता दिया था। राजू ने महागुरु को प्रणाम किया और घर के लिए निकल गया। रास्ते से सारा जरूरी सामान खरीदा। राजू और उसका परिवार पंडित जी की पूरी सेवा करता रहा। एक दिन के बाद महागुरु आए। महागुरु के चेहरे पर एक गजब का तेज था। उनके पास होने से एक अलग सा एहसास होने लगा था। राजू उनको लेकर अपने घर गया। महागुरु वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही समझ गए कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा है। गुरुजी ने सारा सामान लगाया। पूजा शुरू ही की थी कि उस आत्मा ने सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। महागुरु जी ने फिर से सारा सामान लगाया और आत्मा ने फिर से सामान फेंक दिया। अभी तक गुरुजी शांत थे, पर अब उनको गुस्सा आने लगा था। उनकी आंखों में खून दिखने लगा था। उन्होंने फिर से सामान लगाया। इस बार जैसे ही आत्मा ने सामान फेंकने के लिए अपना हाथ फर्श से बाहर निकाला, गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। वो आत्मा बहुत ही डरावनी आवाज में हंसने लगी और बोली, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, सब मरेंगे। गुरुजी ने उसके हाथ को उखाड़ दिया और उसकी गर्दन पर अपनी लात रख दी। फिर राजू को जोर से बोले, राजू यहाँ पर खोदना शुरू करो। वो आत्मा जोर से बहुत ही डरावनी आवाज में बोली,
कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा। करीब 5 फीट खोदने के बाद एक आधी गली लाश राजू ने वो लाश निकाली और फिर गुरुजी के बोलने पर उस लाश के ऊपर गंगा जल डाला और चंदन और आम की लकड़ी डाली, घी, पान, कपूर ये सब डालकर उसमें आग लगा दी। जैसे जैसे लाश जलती गई आत्मा शांत होती गई। फिर गुरुजी ने अपने कमंडल में से जल निकालकर उस आत्मा के ऊपर डाल दिया। वो आत्मा भस्म होके एक प्रकाश पुंज में बदल गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राजू और उसके परिवार ने महागुरु को प्रणाम किया। फिर महागुरु अपनी कुटिया में वापस चले गए। पंडित जी भी ठीक हो गए थे। मकान के मालिक को ये बात पता चली तो उसने राजू से माफी मांगी और वो मकान राजू को हमेशा के लिए माफी के तौर पे दे दिया। आज इस बात को 5 साल बीत गए हैं, पर आज भी राजू वीडियो कॉल से डर जाता है। तो अगर अगली बार आप कोई भी मकान किराए पर लें तो उसे अच्छे से देख परख लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।